दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एन एसे ऑन मैन रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। इसकी हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और उससे पहले सॉल्व करने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे ताकि सॉल्व करने में थोड़ी बहुत मदद मिले। तो पहला क्या है कि ये पब्लिश कब हुआ। ये पब्लिश हुआ बिटवीन 1733 से लेके 34 के बीच, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ फिलोसॉफिकल पोएम रिटन इन हीरोइक कपलेट। तो इसको हीरोइक कपलेट में लिखा गया था। जिनको नहीं पता उनको मैं हीरोइक कपलेट के बारे में थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। वेट करिए, जब क्वेश्चन आएंगे तब उस हिसाब से हम उसको भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है बेस ऑन न्यू क्लासिकल लिटरेचर। क्योंकि ये जो समय काल है वो न्यू क्लासिकल लिटरेचर का टाइम पीरियड है, तो ये मैं बता दूं कि न्यू क्लासिकल कब से कब तक था। ये तकरीबन 1660 यानी रेस्टोरेशन एज से चालू होता है एंड 1798 जहाँ पे रोमांटिक एज की शुरुआत है वहाँ तक ये न्यू क्लासिकल पीरियड चलता है। इस बीच ढेर सारे और भी पीरियड्स आते हैं, जैसे आपका एज ऑफ पोप आ रहा है, एज ऑफ ड्राइडन भी इसमें शामिल है। शुरुआत में तो आपको ड्राइडन का एज मिल ही रहा है, रेस्टोरेशन एज भी है, और साथ ही साथ जो एज ऑफ अगस्टन एज है वो भी इस दरमियान आता है। उसके बाद जो एज ऑफ ट्रांजिशन है या फिर प्री रोमांटिक एरा है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। ये तकरीबन 100 साल 150 साल के आसपास का एक एज है, लंबा चौड़ा एज, तो वो है न्यू क्लासिकल एज, ठीक है। तो फिर ये न्यू क्लासिकल लिटरेचर के अंतर्गत हम इसे लेते हैं। अटेम्प्टिंग अ विंडिकेशन द वे ऑफ गॉड टू मैन। तो यहाँ पे एक बोला गया है कि विंडिकेशन यानी जिसे हम कहते हैं कि दोष मुक्त करना या फिर बेगुनाह साबित करना, क्या जो भगवान ने हमारे साथ किया है, बाय यूजिंग रीज़न एंड ऑब्जर्वेशन रादर देन ब्लाइंड फेथ। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लाइंड फेथ को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। बोला गया है कि रीज़न और ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ब्लाइंड फेथ नहीं। नेक्स्ट है द पोएम डिवाइडेड इनटू 4 एपिसल। एपिसल में डिवाइडेड है, एपिसल मतलब पता ही होगा आपको। ईच एड्रेसिंग अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन। तो क्या क्या है चारों एपिसल में, क्या है। पहला वाला जो है वो मैन इन द यूनिवर्स, दूसरा है मैन एज एन इंडिविजुअल, तीसरा है मैन एंड सोसाइटी, और चौथा है मैन एंड हैप्पीनेस। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे, हाँ, मैन एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे वीडियो आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए अब ठीक है। अभी आएंगे क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है टू whom is Alexander Pope's an essay on man addressed or dedicated। मतलब ये किसको डेडिकेट किया गया है। आपके सामने ऑप्शंस है जोनाथन स्विफ्ट, उसके बाद है हेनरी सेंट जॉन, लॉर्ड बॉलिंगब्रुक, उसके बाद है जोसेफ एडिसन, फिर है ड्राइडन। तो इसका सही जवाब क्या है, तो सही जवाब है हेनरी सेंट जॉन, लॉर्ड बॉलिंगब्रुक। ये कौन है, ये एक्चुअली पोप के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, एक फिलोसोफर थे, इन्फ्लुएंसर थे, और उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना के दिया उनको इस पोएम का। तो इसलिए ये डेडिकेट कर रहे हैं एन एसे ऑन मैन, हेनरी द जॉन, लॉर्ड बॉलिंगब्रुक, इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है What is the primary philosophical objective of essay on man as stated in the opening lines। तो शुरुआती लाइन में कैसे करके समझाया गया है प्राइमरी फिलोसॉफी या फिर इसके ऑब्जेक्टिव को। तो ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, क्योंकि वीडियो ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए 3 ऑप्शन रखे गए हैं। टू क्रिटिक द करप्शन ऑफ द चर्च, ऑप्शन बी टू सेलिब्रेट द साइंटिफिक अचीवमेंट्स ऑफ न्यूटन, ऑप्शन सी टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ये किस लिए लिखा गया है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। विच इन्फ्लुएंशियल philosophical concept serves as the structural
बैकबोन ऑफ एपिसल 1। तो एपिसल 1 में किसको स्ट्रक्चरल बैकबोन माना गया है, मतलब उसका मूलभूत क्या है, क्या कॉन्सेप्ट पे वो बिलोंग करता है, किस कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है। तो यहाँ क्या क्या है देखिए, ऑप्शन ए है द टेबुलो रासा, उसके बाद है द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, उसके बाद है ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। तो सही आंसर क्या है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। यहाँ पे क्या कहा गया है, द idea of hierarchy universe where every creature has a specific place is center to Pope's argument। मतलब जो क्रीचर है दुनिया में, इसमें इंसान का एक प्लेस है, बाकी सब तत्वों का भी उतना ही ज़रूरी अंश यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले उन्होंने किसको रखा है, सबसे ऊपर गॉड को रखा है, उसके बाद रखा है एंजल्स को रखा है या स्पिरिचुअल बीइंग को रखा है, उसके बाद है ह्यूमन, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रूशियल कहा गया है इसको, क्रूशियल मिडिल लिंक कहा गया है। उसके बाद एनिमल्स जो है वो सेंटिनल, सेंटिएंट ये सेंटिएंट है, सेंटिएंट बीइंग है, सेंटिएंट बीइंग्स। उसके बाद प्लांट, ये लिविंग तो है बट नॉट सेंटिएंट। सेंटिएंट मतलब जो फील ना कर पाए, उसे सेंटिएंट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। In epistle 2, Pope described man as being in a middle state. What two extremes is man caught between? यानी इंसान किन दोनों चीज के बीच अटका पड़ा है। ऑप्शंस है आपके पास, a god and a beast, ऑप्शन बी heaven and hell, ऑप्शन सी life and death। तो सही आंसर है गॉड एंड अ बीस्ट, इन दोनों के बीच में हम फंसे रहते हैं, ये एपिस्टल 2 में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में पूछा जा रहा है, कंप्लीट द फेमस कंक्लूडिंग लाइन ऑफ एपिस्टल 1 एंड स्पाइट ऑफ प्राइड इन एयरिंग रीजन्स स्पाइट वन ट्रूथ इज क्लियर, उसके बाद डैश। तो आपको ये डैश फिल करना है, अगर आपने इस पोम को पढ़ा होगा तो ही इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो इसे पूरा करना है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है all men must die, ऑप्शन बी नेचर इज बट आर्ट, ऑप्शन सी whatever is right। तो सही आंसर क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन नंबर सी, whatever is right, जो भी है वो सही है। यानी क्या बोला गया है कि जो गॉड है वो क्या अनफेयर है, इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है वी कैन सी द ओनली टाइनी पीस ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। उस हिसाब से हम चीज़ों को जज करते हैं कि हमें तो थोड़ा सा चीज़ दिखता है और उसी पे जज नहीं करना चाहिए, इसीलिए जो भी है वो सही है, ऐसा आप लोग मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे। 6 में क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू पोप इन एपिसल 2 व्हाट इज द पर्पस प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। ये बहुत फेमस लाइन है, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। वो क्या है, ऑप्शन ए मैन, नेचर, गॉड या फिर साइंस। तो प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, तो सही जवाब है मैन इसका सही आंसर है। तो मैं इस लाइन को पूरा पढ़ूंगा। नाउ देन thyself presume not God to scan the proper study of mankind is man, ठीक है। इस लाइन को मैं लिख देता हूं। तो क्या है लाइन, नो देन thyself presume not God to scan the proper study of mankind is man। तो इसीलिए यहाँ पे मैन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। द वर्स from did Pope use for what verse from did Pope use for an essay on man। तो कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, कौन से फॉर्म का, वर्ड्स के कौन से फॉर्म का इस्तेमाल किया है उन्होंने। स्पेंसेरियन स्टैंजा ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी ब्लैंक वर्स, ऑप्शन सी फ्री वर्स, ऑप्शन डी हीरोइक कपलेट। तो ये हमने पहले ही इसके बारे में जानकारी ले ली थी, इसका जवाब आप सबको मिल गया होगा कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हीरोइक कपलेट का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो हीरोइक कपलेट क्या है, थोड़ा सा इसका जानकारी ले लेते हैं। ये 2 लाइन वर्ड्स होता है, मतलब जैसे छोटी छोटी शायरी होती है या फिर दोहे जो होते हैं उस प्रकार का। उसमें जो फॉर्मेट है वो किस तरह का इस्तेमाल होता है वो भी बताऊंगा। वो होता है आपका ए बी सी सी, इस तरह से चलता रहता है। मतलब पहला 2 लाइन ए हो रहा है, उसका राइम स्कीम, दूसरे वाला बी होगा, फिर सी होगा। और हाँ, ये आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर यूज होता है यहाँ पे। और ये 9 लाइन का भी 9 लाइन का नहीं, वो तो स्पेंसेरियन होता है। आयम्बिक पेंटामीटर होता है और इसमें 2 प्रकार के कपलेट हो सकते हैं, जैसे कि क्लोज कपलेट एक होता है और एक होता है आपका ओपन। अगर क्लोज है तो उसमें 2 लाइन में ही पूरा विचार व्यक्त कर दिया जाएगा। अगर वो ओपन कपलेट है तो वो 2 लाइन में स्पष्ट नहीं होगा, उसमें एंजैम्बमेंट रहेगा, यानी आगे भी उसका इस्तेमाल होगा। मतलब उस मीनिंग को आप पूरे तरीके समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि हमको ये वाले पे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्या बोला गया है, 2 लाइन्स में ही ख़त्म है। जैसे ये पूरा पहला लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा यहाँ पे क्या कहना है उन्होंने यहीं पे स्पष्ट कर दिया। मगर अगर ये ओपन कपलेट हुआ, जो ज़्यादातर जॉन कीट्स इस्तेमाल किया करते थे, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें मीनिंग आप नहीं समझ पाएंगे, बस राइमिंग आपको मिल सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़े कि स्पेंसेरियन स्टैंजा क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं वो स्पेंसर द्वारा इजाद किया गया था, जो 9 लाइंस के होते हैं, ए बी फिर बी सी फिर सी ऐसे करके ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे आपका 9 लाइन का स्टैंजा होता है, जिसमें 8 लाइन जो है आयम्बिक पेंटामीटर और लास्ट वाला लाइन होता है आयम्बिक हेक्सामीटर, जिसको अलेक्जेंडराइन भी कहा जाता है। ठीक है, और ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स तो आपको पता ही होगा। ब्लैंक वर्स में मीटर का इस्तेमाल तो होता है बट राइम नहीं रहेगा, और जो फ्री वर्स है उसमें कुछ भी नहीं रहना है, ना राइम है ना मीटर है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, इन एपिसोड 3 पोप डिस्कसेस द ओरिजिन्स ऑफ सोसाइटी। ही सजेस्ट दैट, यानी उन्होंने ओरिजिन ऑफ सोसाइटी के बारे में डिस्कशन किया है। ही सजेस्ट दैट ट्रू सेल्फ लव एंड डैश आर द सेम। तो क्या है यहाँ, क्या बैठेगा, सोशल, वर्चू, रीजन या डिवाइन। सही जवाब है इसका यहाँ पे बैठेगा सोशल इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, कैसे, पोप आर्ग्यू करते हैं कि पोप आर्ग्यू दैट बाय लुकिंग आफ्टर आवर ओन इंटरेस्ट करेक्टली वी नेचुरली कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अगर हम अपने को ही प्रेम करें सही तरीके से, मतलब जो ट्रू लव होता है जिसमें सेल्फिशनेस नहीं होगा, तो ही सोसाइटी सही चलेगी। यानी उनका ट्रू सेल्फ लव का मतलब है कि खुद को प्यार करना नहीं, मेन यहाँ पे उनका फोकस है कि नॉट टू बी सेल्फिश। अगर आप सेल्फिश नहीं है तो सोसाइटी के लिए सही होगा, यही वो कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। और हाँ, हीरोइक कपलेट को हीरोइक कपलेट क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 17वीं शताब्दी में फ्रीक्वेंटली यूज हो जा रहा था ट्रांसलेशन। ठीक है, लगातार क्लासिकल एपिक्स को ट्रांसलेट किया जा रहा था, जैसे कि होमर का इलियड हो गया, ओडिसी हो गया, वर्जिल का इनेड हो गया, ये सब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहे थे। और यहाँ पे जो हीरोइक कैरेक्टर है उसको ट्रांसलेट किया जा रहा था, इसीलिए वो हीरोपंती उसके अंदर है बोल के हीरोइक कपलेट कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ एपिसोड 4। एपिसोड 4 में कौन सा कंटेंट आपको दिखाई देता है मेनली। ऑप्शन ए, a detailed attack on contemporary poets. Option B, the nature and state of man with respect to happiness. Option C, the physical laws of the planetary system. तो प्लानिटरी सिस्टम का फिजिकल लॉ है क्या,
या फिर हैप्पीनेस का बात कहाँ है? तो आपको याद आ रहा होगा कि हैप्पीनेस का बात फोर्थ वाले में था, तो यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, विच फिलोसॉफिकल मूवमेंट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द व्यूज एक्सप्रेस्ड इन एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म मैन, एसे ऑन मैन। ठीक है, इसमें क्या है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, डेइज्म ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रोमांटिसिज्म, ऑप्शन सी मिस्टिसिज्म, ऑप्शन डी एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसका कि उन्होंने यहाँ पर डेइज्म के बारे में चर्चा की है। ठीक है, मतलब वो एसोसिएटेड है, चर्चा नहीं, एसोसिएटेड बोला गया था, क्लोजली एसोसिएटेड। तो डेइज्म क्या है उसे समझते हैं। डेइज्म एक फिलोसॉफिकल और थियोलॉजिकल बिलीफ होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है जो इमर्ज हुआ था ड्यूरिंग आपका साइंटिफिक रेवोल्यूशन चल रहा था, उसका पीक था 18th सेंचुरी में। ठीक है, 18th सेंचुरी में इसका पीक था, इसी टाइम जब एनलाइटनमेंट का एज आप देख रहे हैं। इसमें कहा जाता है कि जो सुप्रीम बीइंग है, जो क्रिएटर है, वो इम्पॉर्टेंट है, बिलीव करो उस पर। ठीक है, सुप्रीम चीज़ पर बिलीव करो, क्योंकि यहाँ पे आप जान लीजिए कि धीरे धीरे एथीज़म आगे बढ़ रहा था, यानी नास्तिकता आगे बढ़ रही थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साहित्य में शुरुआत में ज़्यादातर चीज़ धर्मों के साथ जुड़ी हुई थी, फिर धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू किया, प्रश्न करना शुरू किया, तो उस वक्त ये चीज़ देखा गया कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे जो बाइबल को क्वेश्चन कर रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो बाइबल के सपोर्ट में थे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच एक जंग हो चुका था। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन दोनों के बीच, यानी इन दोनों को लेके साथ चलना चाहते थे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डेइज्म में हमको छलकते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल मात्र ये नहीं बोला जा रहा है कि सुप्रीम बीइंग वो ही क्रिएटर है, वही सब कुछ है। यहाँ पे बेसिकली रीज़न इम्पॉर्टेंट है और ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर ज़रूरी है, नॉट रिलीजन। ठीक है, और ना ही सैक्रेड किताब बाइबल हो गया, कुछ भी जो धार्मिक किताबें हैं वो इम्पॉर्टेंट उतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। पोप्स असर्शन दैट ऑल partial evil is actually universal good is a classic example of which philosophical genre? अगर कहे कि सभी जो पार्शियल इवल है वो यूनिवर्सल गुड है, तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे विलियम ब्लेक याद आ रहे हैं, जहाँ पे वो किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं कहते हैं। उन्होंने लिखा था हेवन ऑफ मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, जहाँ पे वो सबको कह रहे हैं कि सभी चीज़ तो भगवान का बनाया हुआ है, तो हम क्यों जज करते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोला गया है? यूनिवर्सल गुड इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ विच फिलोसॉफिकल जॉनर, कौन से जॉनर से बिलोंग करता है? तो एपिक सिमिली ऑप्शन में है, एलिजी है, थियोडीसी है, उसके बाद है एपोलोजिया। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है थियोडीसी। थियोडीसी इज द राइट आंसर। ये क्या है? ये फिलोसॉफी और थियोलॉजी का ब्रांच है, दोनों को मिलाया हुआ है, और इसमें आंसर करने की कोशिश की जाती है कि गॉड जो एंटायरली गुड है, ऑल पावर वाला है, वहाँ पे तब भगवान ने ईवल को क्यों लाया? ठीक है, सफरिंग का कारण क्यों है? इस चीज़ का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि क्यों बाइबल में फॉरबिडन फ्रूट के ट्री को बीच में रखा गया था पैराडाइस में, और तभी उनके अंदर प्रश्न जगा और उन्होंने खा लिया। भगवान वहाँ पे पेड़ को रखे ही क्यों? तो इस चीज़ को जज करने की कोशिश है, बोल रहे कि जो भी है सब सही है। ठीक है, इनका आंसर देने की कोशिश है। और थियो शब्द तो आपको पता ही होगा, थियो जो शब्द होता है, थियो को अगर हम देखें अंग्रेजी में तो अलग है, मगर ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉड। ठीक है, ग्रीक वर्ड गॉड को थियो कहते हैं, इसीलिए थियो डीसी कहा गया, या फिर थियोलॉजी अगर है तो वो भगवान की या धार्मिक पढ़ाई को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एपिस्टल 1 व्हाट डज पोप आइडेंटिफाई एज द रूट कॉज ऑफ मैंस एरर एंड मिजरी? कौन सा रूट कॉज है इंसान की गलतियों का और उनके दुख का?
प्राइड, ओरिजिनल सीन, पोवर्टी या इग्नोरेंस। देखिए, अगर आपने ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म पढ़ा है, वहाँ पे जो जवाब है, ये जवाब यहाँ पे भी सेम ही है, प्राइड है इसका सही जवाब। ठीक है, प्राइड, प्राइड ही आपके एरर का कारण है, अहंकार, और उसी से आपकी मिजरी भी बनती है, आप यानी आप खुद ही दुख को अपने पास खींच के ले आते हैं, यही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? विच 17th सेंचुरी साइंटिफिक फिगर इज एल्यूड। एल्यूड का अर्थ क्या होता है? एल्यूड मतलब जिसके कारण जो अटेंशन ग्रैब किया जा रहा है उसे, माने किसे यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया है, इनडायरेक्टली दर्शाना। विच मतलब क्या है? विच 17th सेंचुरी साइंटिफिक फिगर इज एल्यूड इन एपिस्टल 2 टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इवन द ग्रेटेस्ट ह्यूमन माइंड आर लिमिटेड कंपेयर टू डिवाइन विजडम। ठीक है, कौन से साइंटिफिक फिगर को, यानी किस व्यक्ति को कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑप्शन में सारे नाम दिख रहे हैं, किस व्यक्ति को कहा गया कि यहाँ पे वो साइंटिस्ट है और वो जितना भी ग्रेट हो जाए ह्यूमन, मगर ह्यूमन माइंड, बट वो लिमिटेड है इन कंपेयर टू डिवाइन विजडम। ठीक है, डिवाइन विजडम के मुकाबले वो कमज़ोर है। गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन सी रॉबर्ट बॉयल। ऑप्शन डी फ्रांसिस बेकन। तो देखिए, यहाँ पे हम सभी कैरेक्टर से परिचित हैं, महान कैरेक्टर्स है सबके सब, और अगर हम खास अगर बात करें फ्रांसिस बेकन, ये तो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, बट ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन इज़ द राइट आंसर। सर आइजैक न्यूटन को यहाँ पे एक साइंटिस्ट के तौर पे देखा गया, मगर कहा गया कि साइंटिस्ट जितना भी ग्रेट हो जाए वो भगवान के नीचे ही रहता है। ठीक है, ऐसा कहा गया। अब गैलीलियो कौन है? सबको पता है, बस मैं बता दूं कि देखिए ये लिखा कब गया, वो इम्पोर्टेंट है। ये 1700 के बाद लिखा जा रहा है, मगर इनका तो जन्म 1564 में ही हो गया था, इटली में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इटाली, पीसा में हुआ था इनका जन्म। अगर हम बात करें रॉबर्ट बॉयल की, 1627 इनका जन्म हुआ था। ये एंग्लो आयरिश थे, फिलोसोफर थे, केमिस्ट थे, साइकिस्ट थे, इनोवेटर थे, और हाँ, साथ ही साथ ये इनको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर इन्हें माना जाता है। फ्रांसिस बेकन में अगर आए तो इनका जन्म हुआ था 1561 में। इनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। ये साइंटिस्ट थे, जस्ट ज्यूरी में थे, ओरेटर थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे, साथ ही साथ ऑथर तो थे ही। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये अटॉर्नी जनरल थे और लॉर्ड चांसलर थे ऑफ इंग्लैंड अंडर किंग जेम्स द फर्स्ट के टाइम के, यानी जब जेम्स राजा थे उस वक्त ये फ्रांसिस बेकन लॉर्ड चांसलर थे और अटॉर्नी जनरल भी थे। ठीक है, अब आते हैं न्यूटन क्यों? क्योंकि न्यूटन ही उस टाइम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं एग्जैक्ट। ठीक है, जिस टाइम पे ये सब हो रहा था। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को पता है 15 ही है, तो 14 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 14 वाला क्या है? पोप यूजेस द मेटाफर ऑफ अ वास्ट चेन ऑफ बीइंग टू आर्ग्यू अगेंस्ट व्हाट फिलोसॉफिकल प्रोस्पेक्टिव। उन्होंने कौन से फिलोसॉफिकल प्रोस्पेक्टिव के अगेंस्ट वास्ट चेन ऑफ बीइंग को सामने रखा था? ठीक है, ऑप्शन क्या है? एम्पिरिसिज्म, उसके बाद है स्टोइसिज्म, एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म, उसके बाद निहिलिज्म। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म इज द राइट आंसर। अब इसका मतलब क्या है? इसमें है कि जो पोएम आर्ग्यू करता है कि यूनिवर्स वाज नॉट क्रिएटेड सोलली फॉर ह्यूमन ओनली। ठीक है, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए सिर्फ इसको नहीं बनाया गया था, बट दैट मैन इज मेरिली वन लिंक इन अ लार्ज सिस्टम। बस इंसान उस लार्ज सिस्टम का एक लिंक है, जैसे कि चेन में बंधा हुआ है, सब चीज़ एक के बाद एक चेन से बंधे हुए हैं, तो वो उनमें से एक है। ठीक है, इसमें जानवर भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, और भी कीड़े मकोड़े, भगवान भी इसमें शामिल है।
एंजल्स भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है, ऐसे करके सभी इसमें शामिल है इस चेन में। तो अकेले दुनिया केवल मात्र हमारे लिए ही नहीं बनाई गई है, ऐसा कहना है। अब आते हैं कि एक एक टर्म को समझ जाते हैं। तो एम्प्रिसिज्म, एम्प्रिसिज्म क्या होता है? एम्प्रिसिज्म जैसे कि ऑल नॉलेज इज डिराइव फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस। आपके पास जो भी सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे 5 हमारे सेंसेस होते हैं जिसमें हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, छू के समझते हैं, फील करते हैं, या फिर टेस्ट करके समझते हैं, या फिर स्मेल से, ये पांचों चीज़ों से हम समझते हैं। यही जो होता है एम्पिरिसिज्म के अंतर्गत आता है। अब आते हैं, हम समझेंगे कि स्टोइसिज्म क्या होता है। स्टोइसिज्म, इसको स्टोइसिज्म कहा जाता है। इंटरनल मास्टरी, थिंग्स इनसाइड और आउटसाइड इन आवर कंट्रोल। ऐसा माना जाता है कि जो भी है आपके अंदर और बाहर, खुद ही आप चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। मतलब कहा जाए तो आपके दुख का कारण आप खुद को मानते हैं, और वही मानना सही है, क्योंकि हम किसी और को इल्ज़ाम देंगे तो वो दुख का कारण हम मानेंगे, मगर एक्चुअली सारे दुखों का कारण हम खुद होते हैं। हम दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, बट रीज़न ये है कि आप मानते हैं कि उस किसी और की वजह से आपको दुख है। आपको दुख इसलिए है क्योंकि आप ही ने उसको वो स्थान दिया ताकि वो आपको दुख दे पाए। ये कहना चाहता है स्टोइसिज्म, ठीक है। आप खुद ही कारण है हर एक दुख का। अब बचा क्या है? निहिलिज्म। निहिलिज्म क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मीनिंग है वो है ही नहीं, कोई पर्पस नहीं है, इनहेरेंट वैल्यू है, कोई भी एसेंशियल ट्रूथ नहीं होता। निहिलिज्म मतलब नील जो शब्द है वहाँ से आपको समझना पड़ेगा, जो नील शब्द हम लिखते हैं वहाँ से निहिलिज्म हम कनेक्ट कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ का अर्थ नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ये अर्थ है, वो अर्थ नहीं है। वो आप दुनिया में आए हैं, कुछ दिन जिएंगे, फिर चले जाएंगे। यही है असलियत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। Which of these concepts is used in epistle 2 to describe the dominant passion that direct an individual's character? कौन सा डोमिनेंट पैशन है जिसकी वजह से इंडिविजुअल का कैरेक्टर बनता है? ऑप्शन ए है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, ऑप्शन बी कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ऑप्शन सी लिबिडो, ऑप्शन डी रूलिंग पैशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रूलिंग पैशन। रूलिंग पैशन इसका सही जवाब है, जिसका मतलब होता है कि आपका इनेट जो प्लांट इन ह्यूमन सोल जो है वो भगवान के द्वारा है। भगवान ने आपके अंदर सोल डाला, उस वजह से आप सभी चीज़ों को कर पाते हैं। ये जो विश्वास है उसको रूलिंग पैशन के अंतर्गत माना गया है कि आपका जो चरित्र है वो इस तरह से बन रहा है। आगे ये बाकी जो टर्म है उसे भी समझ लेते थोड़ा सा। लिबिडो की अगर बात कहें तो लिबिडो आप जानते हैं कि फ्रॉइड के साथ कनेक्टेड है, फ्रॉइड के साथ कनेक्टेड है। कार्ल ह्यूम भी इसमें शामिल हो जाते हैं, कार्ल ह्यूम, ठीक है, कार्ल ह्यूम का भी नाम शामिल है। लिबिडो इफेक्ट इन्होंने दोनों ने अलग अलग तरीके से समझाया है। जो फ्रॉइड का है वो कहते हैं कि जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको कहा गया है फ्रॉइड के हिसाब से। दूसरी तरफ जो कार्ल ह्यूम है उनका कहना है कि ये एक जनरल फोर्स है, नॉन सेक्सुअल है, साइकी एनर्जी है। लिबिडो इज सिंपली द इंटेंसिटी ऑफ लाइफ फोर्स, मतलब हमारा फ्यूल है। इनके हिसाब से ये फ्यूल है, और इनके हिसाब से जो सेक्सुअल एनर्जी है वो है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव क्या होता है? कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव होता है जो एक कंसेप्ट है जो mortality is not based on feeling and outcomes, it based entirely on pure reason and duty, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है कि जो आपका मोरालिटी है, जो आप मोरली सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं, ये बेस होता है ऑन फीलिंग्स और आउटकम के ऊपर। मतलब आप पहले से ही अच्छे नहीं हैं, आपके फीलिंग्स उसी पर डिपेंड करेंगे जो आपके आसपास हो रहा है, आप किस चीज़ को सही समझते हैं। अगर देखिए किसी इंसान के हिसाब से ए पाप हो सकता है, बी पुण्य हो सकता है, मगर वही दूसरे इंसान के लिए बी और ए वाइस वर्स मतलब घूम जाएगा, अदल बदल हो जाएगा, उसके लिए वो पाप नहीं होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को जो है
वो कह रहे हैं कि ये, और एक चीज़ है कि इसमें बेस इंटायरली ऑन प्योर रीज़न एंड ड्यूटी। आप मन से चीज़ों को इसलिए नहीं करते कि आपको उसके प्रति प्रेम है, आप ड्यूटी के तौर पे करते हैं कि ये आपका ड्यूटी है। और हाँ, ये और ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ये किसने दिया था? ये दिया था इमैनुअल कांट। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य में। आगे आते कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, ये कार्ल ह्यूम का ही है, ये भी कार्ल ह्यूम का ही कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने दिया था, ह्यूम का, ठीक है। ह्यूमन साइकी जो है वो यूनिवर्सल है, इनहेरिट है, शेयर बाय ऑल ह्यूमन बीइंग। आप जिस तरह से कष्ट को फील करते हैं दूसरा भी वैसे ही फील करता होगा, ठीक है। आप जिस तरह हैप्पीनेस फील करते हैं वो भी हर इंसान वैसा ही करता है। ये एक यूनिवर्सल टर्म के तौर पे वो मानते हैं कि हर किसी का फीलिंग एक जैसा ही होता है, उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होता। ये हो सकता है कि आप छोटी चीज़ में खुश हो जाते हैं, कोई बड़े से चीज़ में खुश होता है, यानी अमीरों की खुशी अलग और गरीबों का खुशी अलग, मगर दोनों जाहिर तो करते ही हैं। यही सब था आपका हमारे इस क्वेश्चन में। तो इस तरह हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्द ही एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आ रहे हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप का डेट ऑलमोस्ट क्लोज़ होने वाला है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आज 16 तारीख है, 20 तारीख को फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्लोज़ हो जाएगा और 1 महीना ही आप लोगों के पास है। तो लगातार हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखते रहिए। एमसीक्यूज़ में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से करें, और ये आपको मदद भी देगा क्योंकि आपको एमसीक्यूज़ में ही सॉल्व करना है चीज़ों को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।